मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने अपने पिछले लेक्चर में क्रिया की शुरुआत की थी, जिसमें हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी। तो एक बार हम वापस से उसका अभ्यास करते हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि क्रिया क्या होती है, क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम का करना या होना, क्रिया का अर्थ कहलाता है। तो इसके आधार पर क्रिया की परिभाषा क्या बनी कि वे वाक्य में आए वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वो होती है क्रिया। फिर हमने पढ़ा था कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें क्रिया के साथ कर्म आता है, अर्थात जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, वो होती है सकर्मक क्रिया। मतलब स प्लस कर्मक, मतलब कर्म के साथ। जब वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म आता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। फिर हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, द्विकर्मक और एक कर्मक। एक कर्मक में क्या होता है? जिसमें एक वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें एक ही कर्म आता है, वो होती है एक कर्मक क्रिया। दूसरा देखा हमने द्विकर्मक, जिसमें वे सकर्मक क्रियाएं जिसमें दो कर्म आते हैं, दो कर्म होते हैं, वो होती हैं द्विकर्मक क्रियाएं। तो दोनों कर्मों में एक कर्म होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है गौण कर्म। मुख्य कर्म कौन सा होता है? जो कि क्रिया के जस्ट पहले आता है, क्रिया से पहले आता है, वो होता है मुख्य कर्म। और जो गौण कर्म के बाद आता है, गौण कर्म होता है प्राणीवाचक और मुख्य कर्म होता है अप्राणीवाचक। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कल हमने पढ़ लिए थे कर्म के आधार पर दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो शुरुआत करते हैं अपने विषय की। तो आज का हमारा विषय है क्रिया, जिसमें हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम देखें कि रचना के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया का जो पहला भेद है वो है संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो गए? चार। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब इन चारों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है कि जिसमें कि वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और एक साथ आकर उसका अर्थ पूर्ण करती हैं, वो होती है संयुक्त क्रिया। जैसे कि उदाहरण देखें हम पढ़ेंगे पहले संयुक्त क्रिया। तो इसका उदाहरण देखेंगे, हम उदाहरण के आधार पर समझते हैं इसको पढ़ते हैं। इसका उदाहरण है बच्चा विद्यालय से लौट आया। ठीक है, दूसरा देखिए मोहन सो गया। ठीक है, अब ये जो वाक्य है इसमें हम देखते हैं कि लौट आया, दो क्रियाएं आ गई, इसमें सो
दो क्रिया आ रही है और दोनों आकर कार्य को पूर्ण कर रही है, तो ये होती है संयुक्त क्रिया। समझ में आया कि वाक्य में जब दो क्रियाएं आती हैं और दोनों आकर कार्य को एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं तो वो होती है संयुक्त क्रिया। इसके आधार पर इसकी परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। समझ में आया कि दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब जैसे हम देखें और एग्जाम्पल, माता जी बाजार से आ गई, ठीक है, तो इसमें दो क्रियाएं आ गई। अब इसमें भी क्या होती है क्रियाएं, जो दो क्रियाएं, एक मुख्य क्रिया होती है और एक होती है रंजक क्रिया। तो जो पहली क्रिया है, जैसे पहली क्रिया ये वाली है, तो ये होती है मुख्य क्रिया और ये होती है रंजक क्रिया। जो दूसरी क्रिया होती है वो होती है रंजक क्रिया। समझ में आया? दोनों क्रियाएं मिलकर इसको पूर्ण कर रही है, मतलब आने का वो दर्शा रही है कि माता जी आ गई है। तो ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं लेकिन दोनों मिलकर एक वाक्य स्पष्ट कर रही है आने का, तो ये हो गई संयुक्त क्रिया। तो समझ में आया? संयुक्त क्रिया हमने पढ़ा कि वाक्य में जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो वो होती है संयुक्त क्रिया। तो एक होती है मुख्य क्रिया और एक होती है रंजक क्रिया। अब मुख्य क्रिया कौन सी होती है? जो वाक्य में जो पहले क्रिया आती है वो होती है मुख्य क्रिया और जो दूसरी है वो होती है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया जो होती है मुख्य क्रिया में विशेषता का अर्थ स्पष्ट करती है। तो संयुक्त क्रिया समझ में आया आपको कि जब वाक्य में दो या दो से अधिक धातुओं के योग से जो क्रिया बनती है, मतलब जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और उसके अर्थ को स्पष्ट करती हैं, वो होती है संयुक्त क्रिया। तो और संयुक्त क्रिया में दोनों क्रियाएं हैं, इसमें एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है और एक रंजक क्रिया होती है। तो जो पहली क्रिया होती है वो मुख्य होती है, दूसरी जो होती है वो रंजक क्रिया होती है। अब दूसरा देखते हैं हम, नाम धातु क्रिया कौन सी होती है। अब दूसरी है हमारी नाम धातु क्रिया। अब ये जो नाम धातु क्रिया है वो कहाँ आती है? जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली। दूसरा देखें, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। समझ में आ गया? अब इसमें ये जो हथिया और अपनाना, ये क्या है? नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्यों है? क्योंकि जो हथियाना शब्द है ये किससे बना है? हाथ। हाथ मतलब संज्ञा शब्द से। अपनाना जो है वो किससे बना है? अपना मतलब सर्वनाम शब्द से। तो नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती है? वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनती हैं वो होती है नाम धातु क्रियाएं। समझ में आया? जैसे हमने वाक्य पढ़ा कि लुटेरों ने जमीन हथिया ली। हथियाना किससे बना है? हाथ से। और हाथ क्या है? संज्ञा शब्द है। दूसरा हमने पढ़ा हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। अपनाना किससे बना है?
अपना से, और अपना क्या होता है सर्वनाम शब्द। तो इसके आधार पर नाम धातु क्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती हैं वो होती हैं नाम धातु क्रियाएं। उसकी परिभाषा हम देखें। इसकी परिभाषा होगी जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आया कि जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से मिलकर बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब इनके हम कुछ उदाहरण देखें नाम धातु क्रियाओं के। जैसे ये संज्ञा शब्द है और ये नाम धातु है, ठीक है। जैसे शब्द, लोभ, बात, झूठ, दुख। समझ में आया? तो शर्म से क्या होगा नाम धातु, शर्माना। लोभ से लुभाना, बात से पतियाना, ठीक है। झूठ से झुठलाना, दुख से दुखाना। समझ में आ गया? तो जैसे संज्ञा शब्द है इनसे क्या हो गया, नाम धातु क्रियाएं होंगी। शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, दुख से दुखाना। ऐसे ही सर्वनाम शब्द हैं जिनसे भी क्रियाएं बनती हैं। उनके उदाहरण देखें हम कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे अपना, अपनापन, सॉरी अपनाना, फिर विशेषण शब्द देखें। विशेषण शब्द इसमें तोतला, क्या बना, तुतलाना, लज्जा, लजाना, लालच, ललचाना। समझ में आया? तो ये हो गई हमारी नाम धातु क्रियाएं। तो नाम धातु क्रियाएं हमने क्या पढ़ा कि वे क्रियाएं जो कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती हैं वो होती है नाम धातु क्रियाएं। हमने एग्जाम्पल देख लिया, जैसे सर्वनाम शब्द है अपना, तो क्या बना, अपनाना। तोतला से बना, तोतला जो तोतला, लज्जा, लालच, ये सब क्या है, विशेषण शब्द है। तो इनसे बना तुतलाना, लजाना, ललचाना। तो अब हम देखते हैं तीसरी जो हमारी है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तीसरा देखते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया? तो अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणा मतलब इससे समझिए हम कि जिसमें कि कर्ता जो होता है वो किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसको प्रेरित करता है, उसको प्रेरणा देता है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। उदाहरण के द्वारा समझिए हमको कि पहला उदाहरण इसका वो क्या है कि
नौकर से कार साफ करवाता है। दूसरा देखिए, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। अभी दो हमने उदाहरण देखे, इसमें क्या देखा कि मालिक जो करता है वो क्या करवा रहा है, प्रेरित कर रहा है, काम करवा रहा है उससे ना, इससे नौकर से। अध्यापिका जो है वो छात्र से पाठ पढ़वा रही है, मतलब उसको कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रही है, उसे प्रेरित कर रही है। समझ में आया कि जिसमें कर्ता कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा देखिए क्या बनी। इसकी परिभाषा हो गई जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करने की प्रेरणा देता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आया कि जिसमें क्रिया को कर्ता स्वयं न करे, इसमें जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अब जो करता है मालिक वो कार्य स्वयं नहीं कर रहा, वो किससे करवा रहा है, नौकर से, मतलब उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणा दे रहा है। तो ये कौन सी हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें जो करता है वो स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करने को कहता है, मतलब उसे कार्य करने को प्रेरित करता है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसके लिए दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो हम देखते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक कौन सी होती है और द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सी होती है। अब जो प्रथम ये है प्रेरणार्थक, इसके दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ में आया। अब देखिए कि प्रथम प्रेरणार्थक कौन सी होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल देखिए हम पहला, रुचि अपने बेटे को सुलाती है। दूसरा देखिए, रानी मोहन को खाना खिलाती है। तीसरा देखिए, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। ठीक है, तीन देखिए हमने। तो हमने देखा कि रुचि अपने बेटे को सुलाती है, रानी मोहन को खाना खिलाती है, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। तो इसमें हमने देखा कि जो करता है वो प्रेरित बनकर कार्य कर रहा है। तो ये होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कि क्या होता है कि जो करता है वो प्रेरित बनकर कार्य करता है, और जो भी
प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सकर्मक क्रियाएं होती हैं। समझ में आ गया? मतलब इसमें कर्म आता है। तो जो भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। अब प्रथम प्रेरणार्थक देख लिया हमने कि जिसमें जो कर्ता है वो प्रेरक बन के कार्य करता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, मतलब उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हम देखते हैं क्या होती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, उदाहरण देखें पहले इसका। रानी मोहन को खाना खिलवाती है। मालिक नौकर से गाड़ी साफ करवाता। समझ में आ गया? तो इसमें क्या हो रहा है कि जो करता है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? वो कार्य करने को प्रेरित कर रहा है, किसी और से करवा रहा है कार्य। तो ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया कि जिसमें कर्ता जो है वो स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करने को प्रेरित कर रहा है, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया? तो अब इससे कुछ एग्जाम्पल हम देखें, उदाहरण। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ में आ गया? मूल क्रिया क्या है? लिखना। इसकी प्रेरणार्थक क्या हो गई? लिखाना। और द्वितीय हो गई लिखवाना। समझ में आया? अब देखते हैं हम धुलाना, धुलवाना, पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। समझ में आ गया? ऐसे ही और देखें एग्जाम्पल। चलना, चलाना और चलवाना। अब देखो कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या है कि जो करता है वो प्रेरक होकर कार्य करता है, और द्वितीय में खुद कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से उदाहरण देखे हमने कि मूल क्रिया क्या है? लिखना। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या बोल गई? लिखाना। और द्वितीय क्या बोल गई? लिखवाना। धोना का धुलाना प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय धुलवाना। पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना और द्वितीय पढ़वाना। चलना का चलाना और द्वितीय चलवाना। तो आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं, लास्ट हमारी है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है वो देखते हैं। अब देखते हैं हम चौथी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। अब जो देखिए पूर्वकालिक क्रिया जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहले से हुई क्रिया। समझ में आया?
हो गया इसका पहले से हुई क्रिया। उदाहरण देखिए इसका पहला कि चिड़िया डाल पर, चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई। दूसरा देखिए, राम खाना खाकर आ गया। तीसरा, मैंने घर पहुंचकर फोन किया। समझ में आया कि चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई। अब ये जो मुख्य क्रिया है इससे पहले हो आती है कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक। राम खाना खाकर आ गया, सान्या ने घर पहुंचकर फोन किया। अब इस मुख्य क्रिया कौन सी है? बैठ गई, आ गया, फोन किया। अब इससे पहले जो क्रिया है वो इससे पहले होती है और पूर्ण हो जाती है, जैसे उड़कर, खाकर, पहुंचकर। तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आ गया? इससे पहले आकर पूर्व हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो परिभाषा है वो क्या है। इसकी परिभाषा हो गई, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले हो जाए वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और इसमें क्या होता है? कर प्रत्यय लगता है, कर प्रत्यय लगता है। समझ में आया? तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि जिसमें कि वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया से पहले आती है, मुख्य क्रिया के पहले आकर अपनी पूर्णता का बोध करवाती है, वो होती है पूर्वकालिक क्रियाएं। इसका शाब्दिक अर्थ में देखा कि पहले से हुई क्रिया, मतलब पहले ही हो चुकी है। और जो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं इसमें क्या होता है? कर प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? कर प्रत्यय लगता है। तो उदाहरण में देखिए कि चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई। इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? बैठ गई। तो इससे पहले जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? उड़कर। राम खाना खाकर आ गया, मुख्य क्रिया है आ गया। तो इससे पहले कौन सी क्रिया है? खाकर। तो ये कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। सान्या ने घर पहुंचकर फोन किया, ये मुख्य क्रिया है। इससे पहले कौन सी है? पहुंचकर। तो इस तरह उड़कर, खाकर, पहुंचकर, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं। और पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? कर प्रत्यय लगता है। तो इस तरह बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? रचना के आधार पर क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया, नामवाचक क्रिया, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। संयुक्त क्रिया में हमने क्या पढ़ा कि वे क्रियाएं जो दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और आकर उस वाक्य को पूरा करती है, मतलब उसका अर्थ स्पष्ट करती है। नामवाचक क्रियाएं कौन सी होती है? वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनती हैं, वो होती है नामवाचक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती है? जिसमें कर्ता जो है वो प्रेरक बनकर कार्य करता है या दूसरे से कार्य करवाता है, होती है प्रेरणार्थक। पूर्वकालिक क्रियाएं कौन सी होती है? वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया से पहले आती हैं और उसका पूर्णता का बोध करवाती है, मतलब मुख्य क्रिया से पहले हो जाती है, वो होती है पूर्वकालिक। आगे हमने समझते थे, हमारा 5वां है सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया में क्या होता है? जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होती है वो होती है सामान्य क्रिया। उदाहरण देखिए इसमें हमने, जैसे रमेश ने मिठाई बांटी। दूसरा देखें, श्याम गांव गया।
चाय बनाई। तो इससे क्या है, इन वाक्यों में एक ही क्रिया है, तो ये होती है सामान्य क्रिया। मतलब जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। समझ में आया कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है वो होती है सामान्य क्रिया। अब छठा जो हमारा है वो है कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया जो है वो क्या होती है कि जिनमें जो क्रिया जिन क्रिया पद के अंत में प्रत्यय लगता है वे कृदंत क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? जैसे लिख, लिख में ता लग गया तो ये हो गया लिखता। पर प्लस ता ये हो गया पढ़ता। सो प्लस ता सोता। समझ में आ गया? मतलब जिन क्रियापदों के अंत में प्रत्यय लगता है वो होती है कृदंत क्रिया। तो सामान्य क्रिया भी हो गया, जिनमें एक ही क्रिया होती है वो होती है सामान्य क्रिया, और जिन क्रियापदों के अंत में प्रत्यय लगता है वो होती है कृदंत क्रिया। तो इस तरह से आज हमने रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।